अगर मैं कहूँ कि सड़क किनारे 10-20 रुपए में बिकने वाले उन रंग बिरंगे गुब्बारों के अंदर जो गैस भरी है, बिल्कुल वही गैस दुनिया के सबसे महंगे और ज़रूरी मेडिकल उपकरणों को पिघलने से बचाए हुए है, तो शायद यकीन करना मुश्किल हो। बिल्कुल। और ये सिर्फ हवा में उड़ने वाले गुब्बारों की या उसे सूंघकर वो अजीब सी कार्टून वाली आवाज निकालने वाले किसी पार्टी ट्रिक की बात नहीं है। हाँ, वो डोनाल्ड डक वाली आवाज़। तो आज के हमारे इस गहराई से किए जाने वाले विश्लेषण का विषय कुछ ऐसा ही है। हम एक ऐसे तत्व की बात कर रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह फैला हुआ है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर एक बहुत ही गंभीर संकट का सामना कर रहा है। सही कहा आपने। हम बात कर रहे हैं हीलियम की। और हीलियम को लेकर ना लोगों की धारणा बहुत ही सीमित रही है। मतलब अक्सर इसे सिर्फ मनोरंजन या सजावट से जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल, और हमारा मिशन यही है कि हम इस अदृश्य गैस के उस सफ़र को समझें जो तारों के जन्म से लेकर हमारे अस्पतालों तक पहुंचता है। मतलब हम अक्सर सबसे ज़रूरी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो हमें दिखती नहीं है। हाँ, और जब हम इसके वैज्ञानिक पहलुओं और आधुनिक दुनिया में इसके उपयोग को देखते हैं तो समझ आता है कि हमारी आज की कई उन्नत तकनीकें इसके बिना एक दिन भी काम नहीं कर सकती। वाकई। लेकिन मुझे हमेशा से जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है इसकी खोज की अजीब सी कहानी। मतलब पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद इंसानों ने इसे सबसे पहले यहाँ खोजा ही नहीं। ये विज्ञान के सबसे अजीब संयोगों में से एक है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे आप अपने पड़ोस में रहने वाले किसी इंसान को तब तक नहीं पहचान पाते जब तक कि आप उसे दूरबीन से किसी दूसरे शहर में न देख लें। हाँ, ये तुलना एकदम सटीक है। तो बात है 1868 की। उस समय एक पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा हुआ था और दुनिया भर के वैज्ञानिक सूरज का अध्ययन करने में जुटे थे। शास्त्री नॉर्मन लॉकियर ये दोनों स्वतंत्र रूप से सौर स्पेक्ट्रम का विश्लेषण कर रहे थे। स्पेक्ट्रम विश्लेषण को अगर हम थोड़ा आसान भाषा में समझे, बिल्कुल, बताइए। तो जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो एक बारकोड की तरह अलग अलग रंगों की पट्टियों में बंट जाता है ना? और हर रासायनिक तत्व का अपना एक अलग फिंगरप्रिंट या प्रकाश का बारकोड होता है। एकदम सही। तो उसी स्पेक्ट्रम में इन दोनों खगोल शास्त्रियों को 587.49 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर 587.49। हाँ, इस सटीक वेवलेंथ पर एक बहुत ही चमकदार सुनहरी पीली रेखा दिखाई दी। तो शुरुआत में तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये शायद सोडियम की वजह से है, क्योंकि सोडियम भी तो जलने पर पीली चमक ही देता है ना। बिल्कुल। लेकिन जब गहराई से अध्ययन किया गया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये प्रकाश का बारकोड पृथ्वी पर मौजूद किसी भी ज्ञात तत्व से मेल नहीं खाता। मतलब ये एक पूरी तरह से नया तत्व था जो सिर्फ सूरज पर मौजूद था। ओह, क्या बात है। और क्योंकि ये सबसे पहले सूर्य पर मिला था तो इसका नामकरण भी उसी के आधार पर हुआ। हाँ, ग्रीक भाषा में सूर्य को हीलियोस कहा जाता है, तो वहीं से इस नए तत्व का नाम पड़ा हीलियम। लेकिन पृथ्वी पर ये कब मिला? मेरा मतलब है, क्या हम सालों तक बस आसमान में दूरबीन लगा के देखते रहे? हाँ, काफी समय तक तो यही माना गया कि यह सिर्फ अंतरिक्ष का हिस्सा है। पृथ्वी पर इसकी खोज लगभग 27 साल बाद 1895 में जाकर हुई। 27 साल बाद? हाँ, सर विलियम रामसे नाम के एक वैज्ञानिक क्लीवाइट नाम के एक खनिज का अध्ययन कर रहे थे। ये एक यूरेनियम का पत्थर होता है। तो उन्होंने पाया कि इस पत्थर से जो गैस निकल रही है उसका स्पेक्ट्रम बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1868 में सूर्य पर देखा गया था। मतलब फाइनली उन्हें वो पृथ्वी पर मिल ही गया। बिल्कुल। तब जाके ये साबित हुआ कि ब्रह्मांड का एक खजाना हमारी अपनी धरती पर भी छिपा हुआ है। और अगर ब्रह्मांड की बात करें तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के बाद ये दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चीज है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि पूरे ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग 24% हिस्सा हीलियम है। सही कहा। फिर भी पृथ्वी पर ये इतने लंबे समय तक इंसानों की नजरों से छिपने में कैसे कामयाब रही? मतलब ये किसी के साथ मिलकर रहती क्यों नहीं है? इसका जवाब इसके बहुत ही अनोखे रासायनिक स्वभाव में छिपा है। देखिए, हीलियम बहुत ही अक्रिय यानी इनर्ट गैस है। अक्रिया का मतलब कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती? हाँ, ये किसी भी अन्य तत्व के साथ आसानी से जुड़ती नहीं है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, ये किसी के साथ मिलकर कोई यौगिक या कंपाउंड नहीं बनाती। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि हीलियम आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा अंतर्मुखी सन्यासी है? मतलब एक इंट्रोवर्टेड मॉन्क जिसे किसी की जरूरत नहीं है? ये अंतर्मुखी सन्यासी वाली उपमा इसकी रासायनिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझाती है। आवर्त सारणी में इसे समूह 18 में रखा गया है, जिसे नोबल गैसेस या उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं। इसकी इस अक्रिय प्रकृति का मुख्य कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2।
इसे थोड़ा सरल भाषा में खोलते हैं। हर परमाणु के पास एक तरह का घर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिसे हम कोश या शेल कहते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। और हीलियम के पास सिर्फ एक ही शेल होता है, जिसे पहला शेल या के शेल कहते हैं। क्वांटम भौतिकी के कड़े नियमों के अनुसार इस पहले शेल में अधिकतम केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसे विज्ञान में ड्यूप्लेट नियम कहा जाता है ना? एकदम सही। और हीलियम के पास ठीक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे हम एक 2 सीटर स्पोर्ट्स कार की तरह सोच सकते हैं। कार में सिर्फ 2 सीटें हैं और दोनों पर लोग बैठे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है। मतलब न तो इसमें किसी तीसरे इंसान के बैठने की जगह है और न ही अंदर बैठे दोनों लोग बाहर निकलना चाहते हैं। दरवाजे पूरी तरह से लॉक हैं। बिल्कुल। दरवाजे इतने मजबूती से लॉक हैं कि इसी वजह से इसकी संयोजकता यानी वैलेंसी शून्य होती है। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से बिल्कुल अकेले एक परमाणु के रूप में घूमता रहता है, मोनोटॉमिक फॉर्म में। और अगर आप जबरदस्ती इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की कोशिश करें तो आपको भारी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, जिसे प्रथम आयनन ऊर्जा या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। हीलियम की आयनन ऊर्जा 24.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो ब्रह्मांड के सभी ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक है। बाप रे, सभी तत्वों में सबसे ज्यादा। हाँ, इसे इस तरह समझें कि परमाणु का केंद्र एक शक्तिशाली चुंबक है और इलेक्ट्रॉन लोहे की गेंदें हैं। क्योंकि हीलियम का ये पहला शेल केंद्र के सबसे करीब होता है, इसलिए नाभिक का खिंचाव सबसे ज्यादा होता है। मतलब हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना दुनिया के किसी भी तत्व की तुलना में सबसे कठिन काम है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी ओर इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो भी शून्य है, जिसका मतलब है कि ये बाहर से किसी नए इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर स्वीकार भी नहीं करता। एक सच्चा सन्यासी। लेकिन आवर्त सारणी में इसकी जगह को लेकर भी तो एक बहुत ही रोचक विरोधाभास है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इसे गलत जगह रखा गया है। गलत नहीं कहेंगे, पर हाँ, तकनीकी रूप से इसका विन्यास एस ब्लॉक का है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होते हैं। इस हिसाब से इसे समूह 2 की क्षारीय मृदा धातुओं के साथ रखा जाना चाहिए था, जैसे बेरिलियम या मैग्नीशियम। हाँ, पर ये उनके जैसा तो बिल्कुल बर्ताव नहीं करता। बिल्कुल नहीं। और क्योंकि इसके गुण पूरी तरह से अक्रिय हैं और ये किसी से प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसे आवर्त सारणी के सबसे दाईं ओर पी ब्लॉक में उत्कृष्ट गैसों के ऊपर बैठाया गया है। मतलब ये शायद अकेला ऐसा तत्व है जिसका स्थान उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बजाय उसके गुणों के आधार पर तय किया गया है। एकदम सही। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सन्यासी गैस जब सामान्य तापमान पर होती है तो किसी से कोई मतलब नहीं रखती, लेकिन जब हम इसका तापमान कम करना शुरू करते हैं तब जो होता है वो सच में किसी जादू जैसा लगता है। हाँ, अत्यधिक ठंड में ये भौतिकी के नियमों को तोड़ती हुई नजर आती है। गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ दीवारों पर चढ़ना, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, रसायन विज्ञान जैसा नहीं। ऐसा कैसे संभव है कि कोई गैस जादूगर बन जाए? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि क्वांटम यांत्रिकी का बड़े पैमाने पर दिखने वाला असर है। हीलियम का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पूरे ब्रह्मांड के सभी तत्वों में सबसे कम है। कितना कम? ये -268.9 डिग्री सेल्सियस है, जो परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो के बेहद करीब है, लगभग 4 केल्विन। ओह माय गॉड! और सामान्य दबाव पर आप इसे जितना चाहें उतना ठंडा कर लें, ये कभी ठोस नहीं बनता। 1 मिनट रुकिए। हर चीज एक बिंदु पर आकर जम जाती है। पानी बर्फ बन जाता है, गैसें तरल और फिर अंततः ठोस बन जाती हैं। हीलियम ठोस क्यों नहीं बनती? क्योंकि इसके परमाणु एक दूसरे को इतनी कम मजबूती से खींचते हैं और 0 डिग्री के करीब भी उनके अंदर की क्वांटम गति, जिसे 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, वो इतनी ज्यादा होती है कि वे जमे हुए रूप में टिक ही नहीं पाते। तो क्या इसे ठोस बनाना नामुमकिन है? नामुमकिन नहीं है। इसे ठोस बनाने के लिए 25 वायुमंडलीय दबाव से भी ज्यादा की आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए। हाँ, लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब आप तरल हीलियम को 2.17 केल्विन के नीचे ले जाते हैं। 2.17 केल्विन, इसे क्या कहते हैं? इस सटीक तापमान को लैम्ब्डा पॉइंट कहते हैं और यहाँ पहुंचकर ये एक नई अवस्था में बदल जाती है, जिसे सुपर फ्लूइड या हीलियम 2 कहते हैं। सुपर फ्लूइड नाम से ही कुछ सुपर हीरो वाली फीलिंग आ रही है। इसके गुण क्या हैं? सुपर फ्लूइड का सबसे बड़ा गुण है शून्य श्यानता, यानी जीरो विस्कोसिटी। श्यानता मतलब किसी तरल का गाढ़ापन या उसके बहने में होने वाला अंदरूनी घर्षण, राइट? बिल्कुल। जैसे शहद की श्यानता बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत धीरे धीरे बहता है। बिल्कुल सही। और पानी तेजी से बहता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा घर्षण होता है। तो शून्य घर्षण का मतलब क्या ये बिना किसी रुकावट के लगातार बहती रहेगी? एकदम सही।
कल्पना करें कि एक बर्फ का मैदान है जिसमें बिल्कुल भी रगड़ या घर्षण नहीं है। अगर आप उस पर फिसलना शुरू करें तो आप कभी नहीं रुकेंगे। हीलियम-2 के साथ यही होता है। ये तो सच में दिमाग हिला देने वाला है। इतना ही नहीं, ये इतनी पतली से पतली दरारों से भी रिस कर बाहर निकल सकती है, जहां से हवा का एक अणु भी नहीं गुजर सकता। और वो दीवारों पर चढ़ने वाली बात, मैंने सुना है कि अगर आप इसे कप में रखें तो ये कप के अंदरूनी दीवारों पर चढ़कर बाहर छलकने लगती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण तो हर चीज को नीचे खींचता है ना, ये भौतिकी के नियमों को कैसे धोखा दे सकती है? देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण को धोखा नहीं देती, बल्कि यहाँ रोलिन फिल्म नाम का प्रभाव काम करता है। रोलिन फिल्म? हाँ, क्योंकि इस तरल में कोई घर्षण नहीं है, तो कप की दीवार के साथ इसका जो थोड़ा बहुत सतही आकर्षण या सरफेस अट्रैक्शन होता है, वो गुरुत्वाकर्षण पर भारी पड़ जाता है। अच्छा। तो ये एक बेहद पतली अदृश्य परत के रूप में दीवार पर ऊपर चढ़ती है, किनारे को पार करती है और तब तक बाहर टपकती रहती है जब तक कि पूरा कप खाली ना हो जाए। ऐसा लगता है जैसे तरल पदार्थ खुद को बर्तन से बाहर निकालने के लिए बेताब हो। बिल्कुल। और इसकी तापीय चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी का भी तो एक अजीब गुण है। इसमें अनंत तापीय चालकता होती है। अनंत तापीय चालकता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ऊष्मा इसके भीतर बिना किसी रुकावट के तुरंत फैल जाती है। जब हम सामान्य पानी को उबालते हैं तो नीचे से बुलबुले उठते हैं ना, क्योंकि नीचे का हिस्सा ज्यादा गर्म होता है। हाँ, पानी उबलते हुए तो सबने देखा है। लेकिन हीलियम-2 में कोई बुलबुले नहीं होते। वो इतनी तेजी से ऊष्मा बांट लेती है कि पूरी की पूरी सतहें एक साथ शांति से वाष्पित होती हैं, उबलती नहीं है। वाओ! और इसी से जुड़ा है वो फाउंटेन इफेक्ट, है ना? हाँ, फाउंटेन इफेक्ट। अगर हम एक बहुत पतली नली में हीलियम-2 रखें और सिर्फ थोड़ी सी गर्मी दें, शायद सिर्फ एक टॉर्च की रोशनी डालें, तो तरल हीलियम उस नली से एक फव्वारे की तरह तेजी से बाहर उछलने लगती है, बिना किसी मोटर या पंप के। बिल्कुल, ये मैकेनिकल प्रभाव सच में अद्भुत है। अब ये सभी गुण सुनने में प्रयोगशाला के किसी अजीब प्रयोग जैसे लगते हैं। हाँ, बिल्कुल साइंस फिक्शन लगते हैं। लेकिन असल में हमारी आधुनिक दुनिया इन्हीं गुणों पर टिकी है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये जादुई शीतलन गुण हमारी दुनिया चला रहे हैं। और यहीं पर मुझे वो चिंता वाली बात याद आती है। मतलब ये तो ब्रह्मांडीय खजाने को कुछ रुपयों के पार्टी गुब्बारों में बर्बाद करने जैसा है। बिल्कुल। जबकि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इस पर निर्भर है। चलिए एमआरआई मशीनों का ही उदाहरण लेते हैं। अस्पतालों में जो एमआरआई मशीनें हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों की सटीक 3D तस्वीरें लेती हैं, उनके अंदर बेहद शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं और ये चुंबक सुपर कंडक्टिंग तारों से बने होते हैं। सुपर कंडक्टिंग मतलब कि उन तारों में बिजली का कोई प्रतिरोध या रेजिस्टेंस न हो, ताकि वे बिना गर्म हुए भारी मात्रा में करंट बहा सकें और एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बना सकें। बिल्कुल। लेकिन उन तारों को सुपर कंडक्टिंग बनाने के लिए उन्हें 0 डिग्री के बेहद करीब रखना पड़ता है, क्रायोजेनिक्स तकनीक से। और पूरी दुनिया में केवल एक ही चीज है जो इतना कम तापमान दे सकती है, और वो है तरल हीलियम। अगर तरल हीलियम ना हो तो वे चुंबक गर्म होकर पिघल जाएंगे और एमआरआई मशीनें काम करना बंद कर देंगी। मतलब बिना हीलियम के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान दशकों पीछे चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा। और सिर्फ अस्पताल ही नहीं, गहरे समुद्र में जाने वाले गोताखोर जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, वो भी तो इसका इस्तेमाल करते हैं। उनके ऑक्सीजन टैंक में सामान्य हवा की जगह ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। हाँ, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गहराई में जब पानी का अत्यधिक दबाव बढ़ता है तो सामान्य हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस खून में घुलने लगती है। इससे गोताखोरों को नाइट्रोजन नार्कोसिस हो सकता है। नाइट्रोजन नार्कोसिस? ये कैसी स्थिति होती है? ये ऐसी स्थिति है जैसे किसी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली हो। वे गहरे पानी में अजीब और खतरनाक हरकतें कर सकते हैं जो जानलेवा साबित हो सकता है। बाप रे, गहरे पानी में ऐसा होना तो बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। लेकिन क्योंकि हीलियम अक्रिय है और खून में नहीं घुलती, इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर उन्हें मानसिक रूप से सतर्क और सुरक्षित रखती है। रॉकेट के फ्यूल टैंक में दबाव बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि बेहद हल्की है और आग नहीं पकड़ती। हाँ, और TIG वेल्डिंग, जिसे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग कहते हैं, उसमें भी सुरक्षात्मक आवरण बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। और मैंने सुना है कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल बनाने में और हमारे आधुनिक हार्ड ड्राइव्स में भी हीलियम भरी जाती है ताकि डिस्क के घूमने का घर्षण कम हो। बिल्कुल सही। यह हर जगह है और यही हमारी सबसे बड़ी चिंता का कारण भी है, क्योंकि हीलियम एक गैर नवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल संसाधन है। मतलब एक बार खत्म हुई तो दोबारा नहीं मिलेगी। हाँ, और संकट यह है कि ये इतनी हल्की है
कि अगर ये मुक्त हो जाए, जैसे आपके गुब्बारे से या किसी मशीन से लीक होकर हवा में मिल जाए, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे रोक नहीं पाता। एकदम सही, ये सीधे वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष में हमेशा के लिए भाग जाती है। तो फिर हम इसका उत्पादन कैसे करते हैं? अगर ये हवा से भाग जाती है तो हम इसे हवा से तो नहीं निकाल सकते। नहीं, हवा से निकालना संभव नहीं है। व्यावसायिक तौर पर इसका उत्पादन प्राकृतिक गैस के कुओं से होता है। अच्छा, जमीन के नीचे से? हाँ, जमीन के अंदर जो प्राकृतिक गैस मिलती है उसमें थोड़ी मात्रा में हीलियम फंसी होती है। तो एक तकनीक होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसे आंशिक आसवन कहते हैं। इसके जरिए उस प्राकृतिक गैस को बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है। चूंकि हीलियम का क्वथनांक सबसे कम है, इसलिए मीथेन जैसी बाकी गैसें तरल बन जाती हैं और जो गैस के रूप में बच जाता है वो हीलियम होती है, जिसे अलग कर लिया जाता है। लेकिन प्राकृतिक गैस के भंडार तो सीमित है। बहुत सीमित हैं, इसीलिए ये एक बड़ा संकट है। अब जब जमीन के नीचे गैस के कुओं की बात आई है तो मेरे मन में एक सवाल है, पर उससे पहले मैं उस पार्टी ट्रिक पर बात करना चाहती हूँ जहाँ लोग हीलियम सूंघकर अपनी आवाज कार्टून जैसी बना लेते हैं। हाँ, वो बहुत लोकप्रिय है। अन्य हवा से बहुत हल्की होती है। इसमें ध्वनि की गति हवा के मुकाबले काफी तेज होती है। बिल्कुल। तो जब ये हल्की गैस हमारी वोकल कॉर्ड्स के आसपास होती है तो ध्वनि तरंगों की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, जिससे आवाज पतली और तीखी हो जाती है। क्या मैं सही हूँ? भौतिकी के नजरिए से ये बहुत सटीक व्याख्या है। ये सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन मैं बता दूं कि ये कोई खेल नहीं है। कई लोगों को लगता है कि क्योंकि हीलियम ज्वलनशील या जहरीली नहीं है तो ये सुरक्षित है। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन खतरा कुछ और है ना। जब आप अपने फेफड़ों में एक लंबा हीलियम का कश खींचते हैं तो आप दरअसल वहां से जीवन रक्षक ऑक्सीजन को बाहर धकेल रहे होते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, जिसे एस्फिक्सिएशन या दम घुटना कहते हैं। आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलनी तुरंत बंद हो जाती है, बिना किसी वार्निंग के। हाँ, बिना किसी पूर्व चेतावनी के व्यक्ति अचानक बेहोश हो सकता है, गिर सकता है या उसकी जान भी जा सकती है। ये सच में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जो चीज हमें एक साधारण मजाक लगती है वो असल में जानलेवा हो सकती है। बिल्कुल, इसे तभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। खैर, अब वापस जमीन के नीचे वाले सवाल पर आते हैं। पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक गैस के कुओं में ये हीलियम आती कहाँ से है? अगर ये लगातार अंतरिक्ष में भाग रही है तो जमीन के नीचे कैसे बनती है? इसका सीधा संबंध रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी से है। रेडियो एक्टिविटी से? हाँ, पृथ्वी पर पाई जाने वाली लगभग सारी हीलियम प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय का ही परिणाम है। पृथ्वी की गहराई में यूरेनियम और थोरियम जैसे भारी रेडियोधर्मी तत्व मौजूद हैं। अच्छा, और जब ये तत्व प्राकृतिक रूप से टूटते हैं, जिसे हम अल्फा डिके कहते हैं, तो वे अल्फा कण छोड़ते हैं। एकदम सही पकड़ा है आपने। और एक अल्फा कण वास्तव में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का एक गुच्छा होता है। यानी अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हटा दें तो ये सीधे तौर पर एक हीलियम का नाभिक ही है, हीलियम 2+ आयन। एक बिना इलेक्ट्रॉन वाला नंगा हीलियम नाभिक। तो ये गैस कैसे बन जाता है? जैसे ही ये अल्फा कण आसपास की चट्टानों से टकराकर 2 इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है, ये स्थिर होकर एक पूरा हीलियम परमाणु बन जाता है। लाखों करोड़ों वर्षों तक ये गैस चट्टानों के नीचे जमा होती रहती है और प्राकृतिक गैस के साथ मिल जाती है। वाओ, ये तो हुई पृथ्वी की बात। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में जो 24% हीलियम भरी पड़ी है वो कहाँ से आई? तारों के जन्म और हमारे शरीर के बीच का जो कनेक्शन है वो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा है। हाँ, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और ये ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे सुंदर प्रक्रियाओं में से एक है। बताइए। तारों के केंद्र में, जैसे कि हमारे सूर्य में, अत्यधिक दबाव और करोड़ों डिग्री का तापमान होता है। इस भट्टी में प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र चलता है, जहां हाइड्रोजन के परमाणु आपस में इतनी जोर से टकराते हैं कि वो जुड़ जाते हैं। और इससे नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और इसी से हीलियम का निर्माण होता है। बिल्कुल, और इसी प्रक्रिया से जो असीमित ऊर्जा निकलती है, उसी से सूरज चमकता है और पृथ्वी पर जीवन पनपता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना? नहीं, जब बड़े तारों की उम्र पूरी होने लगती है और उनके पास ईंधन के रूप में हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, तो वे इन्हीं हीलियम के परमाणुओं को आपस में जोड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हीलियम को जोड़ने लगते हैं। हाँ, इस अल्फा प्रक्रिया के तहत हीलियम के नाभिक जुड़कर कार्बन, ऑक्सीजन और दूसरे भारी तत्व बनाते हैं। वही तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है। मतलब मेरे शरीर में मौजूद कार्बन या जिस ऑक्सीजन से मैं अभी सांस ले रही हूँ,
वो किसी समय में किसी मरते हुए तारे के अंदर हीलियम के परमाणुओं के टकराने और जुड़ने से ही बने थे। बिल्कुल सही। हम सब सच में हीलियम के ही बचे हुए टुकड़े या बाय प्रोडक्ट्स हैं। ये विचार ही अपने आप में कितना विशाल है। हम सचमुच ब्रह्मांडीय चक्र का ही एक हिस्सा हैं। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें, हीलियम सिर्फ हवा में उड़ने वाले गुब्बारों का मनोरंजन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा अंतर्मुखी तत्व है जिसने परम शून्य के करीब सुपरफ्लूइड बनकर भौतिकी के नियमों को चुनौती दी। ये वो अदृश्य रक्षक है जो आधुनिक चिकित्सा की जान यानी MRI मशीनों को काम करने लायक बनाता है। सही कहा। और ये उस लौकिक भट्टी का ईंधन है जिसने स्वयं हमारा निर्माण किया है। और इसके साथ ही ये एक ऐसा सीमित संसाधन है जो बहुत तेजी से हमारे हाथों से फिसलकर अंतरिक्ष में खो रहा है। हमें इसके संरक्षण को लेकर बहुत गंभीर होने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले एक और विचार जो भविष्य के लिए बहुत बड़ी उम्मीद जगाता है। प्रकृति में हीलियम के अलग अलग रूप, जिन्हें समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं, पाए जाते हैं। हाँ, आइसोटोप्स। एक तो वो हीलियम 4 है जिस पर हमने अभी तक बात की, जो पृथ्वी पर खत्म हो रही है। लेकिन एक दूसरा बहुत ही दुर्लभ रूप भी है, हीलियम 3। हीलियम 3 जिसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और केवल 1 न्यूट्रॉन होता है। हाँ, और ये पृथ्वी पर बहुत कम है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की सतह पर ये प्रचुर मात्रा में मौजूद है। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक इस हीलियम 3 को भविष्य के नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के लिए एकदम सही ईंधन मान रहे हैं। एक ऐसा ईंधन जो बिना किसी खतरनाक रेडियोधर्मी कचरे के तारों की तरह ही असीमित और एकदम स्वच्छ ऊर्जा दे सकता है। हाँ, एक ऐसी ऊर्जा जो हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकती है और शायद जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को हमेशा के लिए सुलझा सकती है। ये भविष्य का ईंधन है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जिस गैस ने शुरुआत में इस पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा से रोशन किया और जो आज गुपचुप तरीके से हमारे जीवन की सबसे उन्नत तकनीक को चला रही है, क्या वही गैस कल पृथ्वी के संपूर्ण ऊर्जा संकट को खत्म कर देगी? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या ब्रह्मांड का ये सबसे बड़ा अंतर्मुखी सन्यासी ही हमारे भविष्य के अस्तित्व की चाबी है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी इस अदृश्य गैस को आसमान में उड़ते हुए गुब्बारे में देखने पर कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।